हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए चौथा मॉक टेस्ट है। आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं और साथ में इसमें मैंने एक वीडियो डाली है प्रैक्टिस के लिए टॉपिक की, है ना, CISC की। आपने इसको लगाया होगा तो आपको कुछ इम्प्रूव नज़र आ रहा होगा खुद में कि हाँ, ये चीज़ें मेरे को आती है और अच्छे से मेरी स्पीड बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी मॉक टेस्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि पहले क्वेश्चन को, वीडियो को रोका करो, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं, एग्जाम को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या बोलता है, A अनुपात B, A/B दे रखा है कितना, 3 अनुपात कितना 5, और B अनुपात C कितना दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है कितना आपको 7 अनुपात 8। C अनुपात D कितना दे रखा है, देखो C अनुपात D 2 अनुपात 3। अगर आपको पूछता कि मिश्र समानुपात ज्ञात कीजिए, तो मिश्र समानुपात का मतलब होता है पहला और लास्ट, पहला कौन सा इसमें A और लास्ट कौन सा D, इसका अनुपात आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्या किया करो, इसको गुणा कर दिया करो। लेकिन अपने को क्या पूछा है, 2A अनुपात 3D पूछा है। इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से A और D का निकल जाएगा। या तो आपको बोले मिश्र समानुपात ज्ञात करो, मिश्र अनुपात है ना, मिश्रानुपात पूछते हैं ना, इसका मतलब यही होता है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात आता है। ठीक है, अगर या ये पूछे, सीधा पूछ ले यहाँ से A और D का अनुपात ज्ञात करो, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको देखो इसमें A पूछा है और D पूछा है ना, तो ये आपको ज्ञात करना है। अब A और D को निकाल लेते हैं, तो इसके बाद आपका अनुपात ये निकल जाएगा। तो A और D को निकालने के लिए इस पूरी को गुणा कर दो, इधर इसको पूरी को गुणा कर दो, तो इधर से 3 7 21, 21 दूना 42, तो ये आ गया 42। ये कितना आ गया, 5 8 40 और 40 दिए 120। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट रहा है, इसका मतलब ये A अनुपात D आ गया बच्चों। ठीक है, ये कट रहा है तो 3 से काटो इसको, 3 दूए 6 से कट रहा है, 6 7 42 और 6 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 7 अनुपात 20। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है A और D का अनुपात आया है। किसका आया बच्चों, A और D का अनुपात आया है। आपको क्या चाहिए, 2A चाहिए और 3D चाहिए। तो 2A और 3D चाहिए आपको, सॉरी 3D। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू कितनी है, ये रही 7, तो यहाँ से 7 रख दो। और D की वैल्यू कितनी है, 3 × 20, तो 20 रख दो। 2 1 कम 2, 2 से इसको काटा 10, तो 7/30 आ गया, है ना। इसका मतलब आ गया 7 अनुपात 30। ऐसे लिखो, चाहिए ऐसे लिखो, आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग बस से, 2/5 भाग कार से तथा शेष यात्रा रेल से तय करता है। यदि रेल द्वारा तय की गई यात्रा 114 किलोमीटर है तो कुल यात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, अब जब भी आपको 1/8 भाग दे दिया, 2/5 दे दिया, और क्या किया इसने, शेष भाग रिमेनिंग, तो आप क्या करो, ये दे दिया आपको किससे दिया है, बस से, ये कार से, और एक ट्रेन से दे दिया। 3 पार्ट में बांट दिए एक दूरी को। तो अब इसने फ्रैक्शन में बांटा है, तो फ्रैक्शन में आप जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ के एक में से माइनस कर लेना, वो बच जाएगी, उसके बराबर 114 रख देंगे ना। लेकिन आप क्या किया करो, जब भी फ्रैक्शन हो तो इस नीचे वाली चीज़ उनका एलसीएम मान लिया करो। 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हो गया 8 और 5 का कितना आएगा, ये 40 आएगा बच्चों, कितना 40। इसका मतलब आपकी टोटल दूरी कितनी मान लो, 40। टोटल में से आपने एक तो बस से तय की है, एक किससे तय किया है, कार से, और तीसरी किससे की है, रिमेनिंग आपने ट्रेन से की है। किससे, ट्रेन से। 1/8 का मतलब 40 का 1/8 कितना हो जाएगा, 40 का 1/8 हो गया 5 पार्ट। 40 का 2/5 कितना हो गया, 16। देखो 40 का 2/5 कितना हो जाएगा, ये देखो 8 8 दूनी 16। रिमेनिंग, अब ये बोलेगा रिमेनिंग, तो देखो यहाँ से आपको रिमेनिंग निकालना आसान हो जाएगा। 16 और 5 21, कितना बच गया, 40 में से 21 तो यहाँ से तय कर दी, 19 बच गया।
इसका मतलब 19 ट्रेन से, 16 कार से और 5 बस से तय किए। टोटल दूरी कितनी है? अब 40 है आपके पास, है ना। तो अब ये पूछा है कि कार बस द्वारा तय कौन सी, रेल द्वारा तय की दूरी 114 है। इसका मतलब इन तीनों में से किसकी वैल्यू दी है? ट्रेन की ये रही। 19 पार्ट की वैल्यू दी है कितनी? 114 किलोमीटर। तो 19 की वैल्यू है 114 किलोमीटर। आपको पूछा है टोटल कुल यात्रा ज्ञात कीजिए। कुल कितनी मानी आपने? 40। तो 40 की वैल्यू निकाल दो। तो 114/19 इंटू में 40। 19 छिक्का 114, 6 चौके 24, तो 240 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन मिस्टेक है, इनको छोड़ दो, आपका आंसर आ गया 240। अब ये तो आपको समझाने के लिए था इतना लंबा। बस आपको क्या करना है, जो भी दूरी है 1/8 है, 2/5 है, तीसरी आपको रिमेनिंग दे दी, इसका एलसीएम मानोगे 40, है ना। 1 से 1/8 मतलब होगी 5। दूसरी कितनी? 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तीसरी 16 और 5 21, 40 में से 21 गया, कितनी बचेगी? 19। तो आप कहोगे सर 114 वैल्यू दी हुई है 19 की, किसकी निकालनी है? टोटल निकालनी है, तो गुना में टोटल रख दो। 19 छिके 114 और 4 छिके 24, मतलब 240 किलोमीटर टोटल आ गई, है ना। तो इतना की ये सवाल है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना मैंने विस्तार से बताया है। तो चलिए एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीके से ही करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु। देखो ये एवरेज का सवाल है, 7 साल पहले किया है, 7 ईयर पहले। ये प्रेजेंट मान लो, है ना, ये 7 साल पहले गया। तो यहाँ पर क्या है? इसकी है पति, किसकी है? एक तो है फादर, प्लस एक है मदर, प्लस एक है सन, तीनों होगी ना। पति पत्नी और बच्चे मान लो, या फादर मदर सन लिख लो, या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और सन लिख लो, एक ही बात है, हस्बैंड वाइफ और सन। तो टोटल देखो कितनी है? औसत है 7 साल पहले इसकी 42। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 42 × 3 हो जाएगी। यही होता है ना एवरेज बराबर कुल निकालना हो तो कितनी होगी? 126 होगी। देखो अब प्रेजेंट में मेरे को निकालनी है तो कितनी होगी? देखो 7 साल इसके भी बढ़ेंगे, 7 साल ये भी बढ़ा है, 7 साल ये भी बढ़ा है, तो 7 या 21 बढ़ेगी, 21 इसमें जोड़ दो। तो प्रेजेंट में कितनी आ जाएगी? 7, 4 और 1, तो 147 आ जाएगी। 147 वर्ष तीनों की आयु। अब ये कहता है 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु। ये देखो 9 साल पहले दे दी, 9 वर्ष पूर्व किसकी? वाइफ प्लस बच्चा की एवरेज कितनी है? 36। तो 36 × 2 कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी, 72। अब आपको इसको 72 को प्रेजेंट में लेके आना, तो कितने साल ऐड करोगे इसमें? आप बोलोगे सर 9 साल। नहीं बच्चों, 9 और 9 18, क्यों? 2 है, तो 9 दूनी 18, 18 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 72 और 18 90। तो मतलब ये तो थी हस्बैंड वाइफ और सन की, और यहाँ पे वाइफ प्लस सन की कितनी है? 90। अब देखो इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पे हस्बैंड की बच जाएगी कितनी? 7, और ये बची है 14 में से हो गया 5, तो 57 साल। तो कितनी आ जाएगी? 57 वर्ष आ गई बच्चों हस्बैंड की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ है। जानवरों के कुल सिर 858 है तथा कुल पैर 1746 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये जानवरों वाला सवाल होता है, इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है? इसमें आपके पास एक तो 2 पैर वाले जानवर है और एक कौन सी है? 4 पैर वाले जानवर है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, आपको डिवाइड करना है टोटल पैर। यहाँ पे कुल पैर दिए होंगे, कुल पैर, इसमें 2 का डिवाइड करना है, माइनस करने हैं कुल सिर। क्या करना है? कुल सिर माइनस करने हैं इसमें से। तो ये किसकी संख्या आएगी? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। अगर 4 पैर वाले आ गए तो बाकी दूसरी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो 858 है टोटल सिर, इसका मतलब एक जानवर में एक ही सिर होता है, ये तो पता होगा सबको। तो इसमें कुछ पैर किसके होंगे? पैरट होगा, कुछ तोते होंगे, है ना, और कुछ क्या होंगे? बाघ होंगे, टाइगर मान सकते हो इसको। तो इसके अगर इसके मान लो 10 है तो इसके बाकी बच जाएंगे, इसके 100 है तो इसके बाकी इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा। तो 4 पैर वाले जानवर निकालने, तो टोटल पैर कितने हैं? 1746 में 2 का भाग 2 माइनस 858। टोटल सिर कितने दे रखे हैं? 858। ये रहा, इसमें काटो कितना आएगा? 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 858 कर दो इसमें से, माइनस कितना बचेगा बच्चों? 15। ये कौन सा है? 4 पैर वाले, इसका मतलब 4 पैर वाला कौन है? बाघ। तो बाघ की संख्या कितनी आ गई? 15। तो 858 में से 15 माइनस करो, 858 में से 15 माइनस 843 आ गया, मतलब 843 के आगे तोते आ गया।
ठीक है, तो तोतों की संख्या कितनी आ जाएगी 843। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई 9.9 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ को 9.17 मीटर, या क्या लिख सकते हो 917 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हो 9.2 मीटर, या क्या लिख सकते हो 9.02 सॉरी 02, तो या 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आई क्या बात है। ठीक है, अब आपको इसने क्या पूछा है, देखो कमरा है, कमरे का एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। ओके, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई है, इसका पूरा क्षेत्रफल होगा, तो इसके अंदर फर्श होगा। ये बोल रहा है तो फर्श की, कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगानी है, वर्गाकार लगानी है, कौन सी वर्गाकार, और कम से कम टाइल लगनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर टाइल्स कम से कम होगी तो एक टाइल है ना बड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी अपने को, इसका एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा। ये टाइल मान लो इतनी ले रहे हो, है ना, तो टाइल्स अपने को कमरे में कम लगानी है, तो इसका एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी तो कमरे को कवर करेगी ना। जैसे आपके घर में एक कमरा बनाया, आपने सोचा कि मेरे को तो सिर्फ इस 50 टाइल्स लगानी है कमरे में, तो आप सोचो कि मैं बड़ी या 2x2 की ले आऊँ, 3x3 की ले आऊँ, है ना, इस प्रकार बड़ी ले आऊँ। अगर एक 1x1 की लाओगे, एक की मतलब एक लंबाई एक चौड़ाई है, वर्गाकार होगी ना। वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ये तो पता होगा आपको। अगर बराबर लाओगे, एक की लाओगे तो ज़्यादा टाइल्स लानी पड़ेगी। अगर यही 2 की लाओगे तो इससे कम लानी पड़ेगी। यही अगर 3 की टाइल लाओगे, 3x3 की, तो इसको कम और लानी पड़ेगी, है ना। तो ये कहता है टाइल्स मेरे को कम लगानी है, कम से कम। तो एरिया इसका बताना है, तो वर्ष के कितनी टाइल्स इसमें वो लगाएंगे, तो टाइल्स लगेगी वर्गाकार टाइल्स से। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको इन दोनों का क्या लेना होता है बच्चों, क्या लेना होता है, HCF लेना होता है। HCF का मतलब होता है मैक्सिमम साइज। तो इन दोनों में से मैक्सिमम साइज का पूरी टाइल्स आ जाए कमरे में, इतना टुकड़ा लेना है अपने को। तो मैं HCF निकालना है 902 का और 917 का। इसका LCM निकालने का तरीका होता है बच्चों, जो भी बड़ी संख्या होती है 902 है, इसमें आप 917 में भाग दो। जैसे 900 कितनी बार जाएगा, 902 आ गया, कितना बचेगा 5, 1 बच गया। फिर ये जो आएगा ये इसको अंदर ले आओ 902 को। ये HCF के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 15 छिके 90, कितना बच गया 2 बच गया। अब इस 2 में फिर आप भाग दो किसका, 15 में, ये 15 अंदर आ जाता है, फिर 2 7 14, ठीक है। फिर 1 आ गया, फिर ये 2 ले आओ, 1 2 यहाँ पे आके कट गया, 2 बार गया ना, तो इसका HCF कितना आ गया 1, HCF कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1x1 की टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना। लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी 1x1 की। तो आपको टोटल एरिया कमरे का फर्श का, टोटल फर्श का क्षेत्रफल, है ना, इसमें आप किसका टाइल्स निकालनी है, आपको टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो किसका भाग दोगे, ये देखो 1 मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ये 1 आई है तो ये भी 1 है, तो कितने वाई, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1x1 का हो जाएगा। टोटल एरिया कितना होगा 917 इंटू में 902, इसमें 1 इंटू 1 का भाग देना है, यहाँ पे गुणा करेंगे वो आ जाएगा। इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी आंसर आएगा, 1x1 की बहुत टाइल से लगेगी, एरिया बड़ा है ना, इसलिए इसको गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तो ये तरीका सीखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक कमरा है, ये कमरा दे दिया आपको 20y, ये दे दिया आपको 15 का, ओके 20 मीटर का है और कितने का है 15 मीटर का है। ये कहता है कि इसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है ना, टाइल्स क्या है वर्गाकार लगानी है, और टाइल्स कम से कम लगानी है। इसका मतलब टाइल्स का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा एरिया घेरना चाहिए इसको। तो 15 और 20 का आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा HCF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 15 और 20 का HCF कितना आएगा, यहाँ से HCF आएगा 5, आपको डायरेक्ट दिख गया, नहीं तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो 15 एकम 15, कितना बच गया 5, तो ये 15 अंदर आ गया, 5 दिया 15, ये देखो यहाँ पे कितनी 3 बार गया, तो ये कट गया ना, 0 आ जाए तब तक लेके जाना है, तो यहाँ से कितना आया 5, इसका मतलब HCF कितना आ गया 5। और 15 और 20 का HCF का मतलब इनमें कॉमन देखो दोनों में क्या है, ये चीज़ें होती है HCF, है ना। तो ये 5 आ गया। अब इसका मतलब हुआ लंबाई भी 5 होनी चाहिए और चौड़ाई भी 5 होनी चाहिए। तो 5x5 की होगी तो एक टाइल्स कमरे में कितना एरिया कवर करेगी, ये देखो जैसे ये कमरा था, है ना, ये टाइल्स है,
तो 5x5 की ये साइज सेम बना लेना, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, ये एरिया बन गया। तो ये इतना एरिया कवर कर गई। पूरे कमरे का एरिया कितना है, 20 × 15 कितना हो जाएगा, 20 × 15 हो गया बच्चों आपका टोटल एरिया कमरे का। इसमें एक टाइल का इतना क्षेत्रफल है, तो कितनी टाइल का ये टोटल क्षेत्रफल बनेगा, ये एक टाइल होगी, 2 होगी, 3 होगी, जैसे अगर इसमें कितनी टाइल्स लगेगी, आप बोलो सर 5 × 5 की टाइल्स, तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी 5 चौके 20, 5 दिया 15, तो कितनी टाइल्स आ गई 12। इस प्रकार करना होता है ये, ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक थी उसमें, इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आया, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिलीप राम और अमर। दिलीप राम और अमर ने 2700, 7200 और 8100 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। देखो इसने लगाए हैं 2700 रुपये, इसने लगाए हैं 7200 रुपये, और इसने लगाए हैं कितने 8100 रुपये। ओके, वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये का लाभ प्राप्त किया। देखो जब भी आपको पार्टनरशिप का सवाल आइए, ठीक है, पार्टनरशिप के सवाल में क्या होता है बच्चों, जब भी ये व्यापार होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने पूंजी लगाई और पूंजी को कितने टाइम तक लगाया आपने ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बनता है पूंजी इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया, मतलब आपने पैसे लगाए हैं वो कितने टाइम के लिए लगाए हैं, और इसको गुणा करते हैं तो ये बन जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ देखो आपने पूंजी तो लगा दी कैपिटल, तो टाइम आपने क्या लगाया है बताओ। देखो तीनों की ये दे दी, इसका रेशियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 काट दो तीनों का, और कट रहा है क्या 9 × 27, 9 × 8 = 72 और 9 × 9 = 81। इसका मतलब इसकी कैपिटल है, इसका रेशियो कितना आ गया, इसका कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से कैपिटल का रेशियो लिख लेते हैं 3, 8 और 9। अब इसमें टाइम और चाहिए, इनका गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो प्रॉफिट दिया हुआ, इसलिए प्रॉफिट बनाना पड़ा। इसने कहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब कुछ नहीं बताया, इसका मतलब इसने भी 12 महीने लगाए हैं, इसने भी 12 महीने लगाए हैं, इसने भी 12 महीने लगाए हैं। देखो तीनों का अनुपात कट गया ना, 1 1 1 आ गया। इसको 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 9 को 1 से गुना करेंगे 9। इसलिए कई बार एग्जाम मतलब कोई भी समझाते होते हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि पूरा 1 साल है, तीनों के लिए सेम है वर्ष टाइम, तो ये इनके गुणा में आना है, गुणा में कट जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से किसकी वैल्यू दी हुई है, राम का कितना 8 पार्ट, 8 पार्ट की वैल्यू 3600 है, मतलब 3600 वैल्यू 8 की। आपको पूछा है कितना कुल लाभ कितना है, 8 और 9 17, 17 और 3 20, तो 20 की वैल्यू निकालनी है। 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से इसको काटा 1800 और 18 5 90, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 9000। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 9000 रुपये। तो इसका आंसर हो गया बी। ओके, तो जब भी आपको ये सवाल करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक तरीका इसका और देख लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करना है, आपने कैपिटल लगाई कितनी 2700, ठीक है, ये कौन सा है दिलीप, ये राम, ये क्या है अमर, इसने लगाई है 7200, इसने लगाई है 8100। अब देखो तीनों का टाइम सेम है, तो इसके भी 12 मंथ आएंगे गुणा में, इसके गुणा में 12 मंथ आएंगे, इसके गुणा में भी 12 मंथ आएंगे, ये 12 12 कट जाएंगे सभी से, ये 2 0 2 0 2 0 कट गई, 9 × 27, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81। यहाँ से देखो किसकी वैल्यू दी है, आप बोलो सर 8 की वैल्यू दी है 3600 रुपये। टोटल निकालना कितना आएगा, टोटल 8 और 9 17 और 3 20, तो 20 की निकालनी है, इसको गुणा कर देंगे तो आपका 9000 आ जाएगा, है ना। इतना की सवाल है ये, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः, मतलब ए किसी काम को करता है और बी किसी काम को करता है। क्रमशः का मतलब ए पहले है तो पहला कितना है 6 दिन में करता है, बी बाद में, बी का कितना है 9 दिन, तो ये 9 दिन में करता है। ये कहता है वे दोनों सी की सहायता से, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 3 दिन में कर देते हैं उसी काम को। मान लो कुछ काम करना था, मतलब लड्डू खाने थे, है ना, आपको मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ लड्डू का। यहाँ पे टाइम आता है दिन, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी अंदर, यहाँ पे क्या आता है टोटल वर्क। 6 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 18 आएगा। मान लो 18 लड्डू खाने थे, ये काम आ गया टोटल, ये आ गया बच्चों टोटल वर्क। 18 लड्डू खाने थे, ये 6 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाता होगा 3। ये एक दिन में कितने खाता होगा, ये 9 दिन लेता है 18 खाने में, तो रोज की 2 खाता होगा, सर्दी का मौसम है। ये तीनों क्या करते हैं 3 दिन में खा जाते हैं 18, तो एक दिन में तीनों कितने खाते होंगे 3 6 18, मतलब 6 खाते होंगे। अब आप बोलोगे सर एक खाता है 3 लड्डू एक दिन में, है ना, ये खाता है 2, तो टोटल कितने हो गए 5 है, लेकिन एक दिन में टोटल तो 6 खा रहे हैं तीनों, तो कितना खा रहा है सी, आप बोलोगे सर 1 खा रहा है। इसका मतलब टोटल अगर सी को सारे के सारे लड्डू खाने हैं
तो रोज की एक खाता है तो कितने दिन लग जाएंगे, 18 लड्डू में 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। 140 रुपये में 15 की दर से फल खरीदे तथा उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे। यदि वे इन सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको करने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे सीपी लिखना है, यहाँ पे एसपी लिखना है। आपने क्या किया, पहली बार में 140 रुपये में 15 की दर से खरीदे, इसका मतलब 15 आपने केले मान लो, आपने 15 केले खरीदे, क्या बनाना, कितने रुपए में, 140 में। तो आपको एक बनाना कितने रुपए का पड़ा, 140/15 का। ठीक है, मान लो आपने एक ही बनाना खरीदा है तो 140/15 का एक केला खरीद लिया आपने, खरीद लिया ना पहली बार में। दूसरी बार में आपने 120 रुपये में 10 केले खरीदे हैं तो एक केला कितने रुपए का हो गया, 12 रुपये का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 120/10। आपने एक ही केला खरीदा, ये देखो, एक केला ये खरीदा, एक केला ये खरीदा, इसने एक एक बराबर क्यों किया आपने, क्योंकि इसने बोला है उतने ही फल, मतलब पहले खरीदे थे उतने ही अब खरीदे हैं। आप एक एक बनाओ, चाहे आप दो दो केले खरीदो, है ना, चाहे तीन तीन खरीदो, आंसर सेम आना है। तो आपने एक एक बना लिया, एक यहाँ खरीदा एक यहाँ खरीदा, कितने खरीदे टोटल, आपने खरीदे 2, तो यहाँ पहले गुना कर दो, है ना। अब यहाँ पर बेचे किस रेट से, आपने बेचे 132 रुपये में 12 की दर से। इसका मतलब 132 रुपये में आपने क्या 12 केले बेचे हैं। तो एक केला कितने का बेचा हुआ, 132/12, ये आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने गुणा में 2 क्यों लगाया, देखो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक केला यहाँ खरीदा एक केला यहाँ खरीदा, 2 केले खरीदे तो 2 बेचोगे, जितने खरीदोगे उतने बेचोगे। अगर 3 बार खरीदते, यहाँ पे एक और आती तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देते। आगे ना बात समझिए। अब इनको जोड़ लो, इसको काटोगे 0 कट गया, इसका 5 दिया 15 और 5 से काटोगे तो 28। तो 28/3 और 12 को जोड़ो, 28/3 प्लस 12 तो 12 3 36, इसमें जोड़ दो 28 में, कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 64/3। यहाँ से आप बेचोगे कितने, 2 छिके 12, 6 से काटा तो 22, तो यहाँ आ गया आंसर बच्चा 22। अब इसको देखो, 2 से काटा 11 और 2 से काटा 32, तो 32 रुपये की चीज़ को आप किस में बेच रहे हो, इसको 3 को इधर कर देंगे ना आपने, 33 हो जाएगा। तो 32 रुपये की चीज़ को 33 में बेच रहे हो आप, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने पर, क्रय मूल्य पर। देखो क्रय मूल्य 32 रुपये, ये यहाँ से देखो गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 4 8 32 और 4 से काटा 25, इसको करो कितना आएगा, 8 3 24, 1/8, 3 से ही 1/8% इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इतना बड़ा मत समझना, क्योंकि ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको वैसे करोगे तो भी इसमें टाइम लगना है, लेकिन ये सवाल सबसे बेस्ट ये तरीका हो सकता है इसका, है ना, एक एक फल बना लो आप। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे अपने चलते हैं। 25,000 रुपये के मूलधन पर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 160 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो, मैंने CI और SI का एक चैप्टर पढ़ाया आपको, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए आपको क्या अंतर का फॉर्मूला बताया था। क्या अंतर बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, मूलधन इंटू में होता है रेट परसेंट, इंटू में R/100। 2 बार होता है ना 2 साल के लिए, 3 बार 3 साल के लिए होता है, तो क्या होता है यहाँ पे गुना में 300 प्लस R/100 होता है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अंतर कितना है, 160, मूलधन कितना है 25,000, गुना में इसको क्या लिख सकते हो, R/100 का स्क्वायर कर दो पूरे का, है ना, नहीं तो इसको 10,000 लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से इसको काटो। अब क्या करोगे, यहाँ से काट सकते हो आप, तो R/100 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में ले जाओ तो 160 बटे आ जाएगा बच्चों 25,000। यहाँ 0 से 0 कट गया। अब देखो ये बच गया 16/2500। अब देखो R/100 का स्क्वायर है, तो इसका R/100 निकालें तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका रूट कर देंगे, रूट हो जाएगा ना, तो ये आ गया 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। यहाँ से अब देखो 50 दूना 100 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R% कितना आ गया, 8% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 8%। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुरभि ने एक वस्तु को 12% की छूट पर 176 रुपये में बेची। यदि वह इसे कोई छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, एक तो होता है MRP, एक होता है SP, एक क्या होता है CP होता है। अब इन तीनों में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कहता है
कि आपने 12% की छूट पर एक वस्तु 176 रुपये में बेची। इसका मतलब आपने MRP पे छूट दी है ना, MRP पे छूट दी है, मतलब MRP का 12% की छूट दी तो कितने में बेची होगी आपने? 88% पर बेची होगी MRP के। कितने रुपए में बेची आपने? 176 में। यहाँ से MP की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 176/88 और इंटू में आ जाएगा 100। क्यों आया 100? प्रतिशत हटा दिए को नीचे ले जाकर, यहाँ पे प्रतिशत था, ऊपर चल जाएगा ना नीचे वाले का। यहाँ से ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया? 200। अब ये कहता है ये तो छूट देने के बाद 176 में बेच रहा था विक्रय मूल्य, लेकिन ये कोई छूट ना दे, इसका मतलब MRP को इसने विक्रय मूल्य बना दिया। तो विक्रय मूल्य कितना? 200 रुपये, इसी को बना दिया। देखो ये कहता है कोई छूट नहीं देगा वो, अब की बार 200 की 200 में बेच रहा है वो, जो MRP लगा हुआ है प्रिंटर। ये कहता है फिर भी इसको 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25% है। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? तो आप बोलोगे सर 125% की वैल्यू होगी। विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। आपको क्रय मूल्य निकालना है, 100% की वैल्यू निकाल दो। 200/125 गुणा में कितना आ जाएगा? 100। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 चौके 20, 40, 40 चौके 160। तो 160 रुपये इसका क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। ठीक है ना, तो आसान सवाल था। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? 18/2 का 1/4 ब्रैकेट बंद गुणा में, ये आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आपको बोर्डमास रूल लगाना होता है। क्या? BODMAS, तो बोर्डमास रूल। इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद ऑफ का मतलब का, हिंदी में का लिखते हैं ना, ये रहा ये बड़ा। इसके बाद डिवाइड हल होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस। इन दोनों में आपस में कुछ भी करो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाकी चीजें इसके अकॉर्डिंग हल करनी पड़ती है। अब देखो ये डिवाइड है, इस 2 के पास देखो ये डिवाइड है और ये क्या है? का ऑफ। इन दोनों में कौन हल होगा पहले? आप बोलोगे सर का हल होगा पहले। इसका मतलब का के साथ कौन कौन सी चीजें हैं? ये दोनों चीजें हैं, तो ये हल होगा पूरा का पूरा। करो इसको, इसमें गुणा लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौदुआ 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? 18 डिवाइड 1/2। अब इस पूरे को हल करने के बाद देखो ये 2 नीचे आया तो 2 आ गया। इस डिवाइड को गुणा में चेंज करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा। समझ आई क्या बात है? ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिवाइड को गुणा में चेंज करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगी, किसमें हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया 18 दूना 36 गुणा। इसको हल करो, ये देखो अब इसमें ये डिवाइड है, ये गुणा है, तो पहले कौन हल होगा? डिवाइड। इसको डिवाइड को किस में? गुणा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3 हो जाएगा। यहाँ से करो 4 दूनी 8 और ये क्या आ गया? 3 3 9। यहाँ पे फिर क्या है? गुणा है तो 5/8 कर दो सीधा। अब यहाँ से कर लो, कुछ कट रहा था, 4 दूनी 8 कट गया, 5/9 आ गया, तो यहाँ से आ गया बच्चों 5/9। इसी प्रकार यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ डिवाइड लगा दो, है ना। पहले ब्रैकेट हल करो इसके अंदर वाली चीजें। सबसे पहले क्या हल होगा? तो ये तो डिवाइड है, पहले ये हल होगा। इसका मतलब 3/4 इंटू 3/4 हल होगा, तो 3 3 9 आ जाएगा 16। तो ये बन जाएगा सवाल 2/3 भाग 9/16। अब इसको गुणा में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 16/9 आएगा। तो 16 दूना 32/9 तिया 27। तो इसको हल करने से आया बच्चों 32/27। ओके, अब क्या आएगा? देखो ये गुणा और ये भाग है, तो पहले कौन सा हल होगा? भाग। तो भाग को गुणा में चेंज करना होगा, तो 36 इंटू 5/9 इंटू 27/32। यहाँ से करो 9 तिया 27, 4 नीम 36, 4 8 32। ऊपर कितना बच गया? देखो 9 5 45 और 9 5 3 15 नीम 135 बट्टे कितना आ गया? 8। तो 8 एकम 8, 5 बच गया, तो 8 चीके 48, 7/8। तो 16 से 7/8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। ये चीज़ें अलग अलग आपको करनी पड़ेगी, अगर तेजी में करोगे तो ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कौन सी चीज़ पहले हल करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन ऐसे है, जैसे मैंने बोला 20 80 का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना भाग है, तो आप इसको फट कर लोगे, है ना। आप बोलोगे सर 20 किसका? 80 का। ये देखो तुलना करनी है किससे? 80 से, तो 80 नीचे आएगा। 20 किसका? 80 का। यहाँ ऐसे पूछा करो किससे या किसका, जिससे तुलना हो रही है, किसका या किससे हो रही है ना, वो चीज नीचे आती है। देखो आ गई ना नीचे, तो कितना आ गया? 1/4 भाग आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना है, तो आप क्या करोगे?
आप करोगे 5 2 10 और 1 11/5। ये कितना है 9 7 63 और 2 65/9। तो इसने पूछा ये संख्या 11/5 किसका, ये देखो का किसके साथ लगा, इसके साथ, तो ये नीचे आएगी 63/9। कितना भाग है, तो ये ऊपर चली जाएगी, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी। तो 11 × 9 बटे क्या आएगा, सॉरी 7 9 63 और 2 65 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 5 × 65। अब इसको करो, कितना आएगा, कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। तो 11 को 9 से किया 99 और 5 6 30 300 और 5 5 25 325 आ जाएगा। तो 99/325 इसका आंसर आ गया। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक लिखा है। इसमें क्या है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज SI 6750 रुपये हो जाता है ना। तो इसी राशि पर इसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होता है ना, इसकी पहले ये रेट परसेंट बना लो। कितनी बनेगी, 6 साल 6% की दर से 3 साल के लिए कितनी बनेगी, 6 तिया 18। तो ये 6% × 3 R × T होता है ना, 6 तिया 18, तो ये बनेगी बच्चों 18%। ओके, तो ये 18% की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी, आपको 18% की वैल्यू दी हुई है, कितनी 6750। आपको 100% निकालना है। 100% क्या होता है, मूलधन होता है। कितना आएगा 6750/18 इंटू में 100, तो 9 दूनी 18, 9 से इसको काटो 9 7 63 और 9 5 45, 2 से इसको काटा कितना आ गया 50। इसको गुणा करो कितना आएगा 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, तो 37,500 इसका क्या आ गया 100% की वैल्यू आ गई, किसकी, मूलधन निकल गया। ये कहता है यही मूलधन होना चाहिए, कितना 37,500। रेट कितनी होनी चाहिए 6%, और टाइम कितना होना चाहिए 3 साल, 3 ईयर। इसके लिए आपको CI निकालना है, कितना आएगा 3 साल का। तो इसका देखो बच्चों निकालने का तरीका, पहला क्या होता है, आपको CI निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरा आपको एक इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x + y + xy/100, है ना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे, पहले देखो ये 3 साल के लिए, इसका मतलब पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6% और तीसरे साल भी 6%। साधारण ब्याज होता है तो अपने 6% को 3 से गुणा कर लेते, तो 6 तिया 18 बना लिया था। लेकिन इसमें ये रूल नहीं चलता, इसमें ये रूल नहीं चलता। इसमें आपको पहले ये दोनों पर लगा लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो पड़ेगा लेकिन आपको इसमें अच्छा मतलब जल्दी हो जाएगा। तो 6 और 6 की दर से कितना आएगा, तो 6 और 6 12, तो 12.36%, तो ये आ गई इन दोनों से। इसको फॉर्मूले में रख के करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगी। अब 12.36% तो 2 साल की ये आ गई और 1 साल की 6% है। अब इन दोनों में लगा दो तो कितना आएगा 12.36 प्लस का 6 प्लस का 12.36 इंटू में 6 बटे में 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 12 और 6 तो 18 पॉइंट कितनी होगी 36 होगी। अब इसको गुणा करने हैं, 1236 को 6 से गुणा कर दो, 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आएगा 12 × 72, 6 × 18 और 6 × 36, कितना आ गया 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ लगा दो डेसिमल 4 अंक से, तो ये डेसिमल किसी में 74 16 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 1 0 10 और 1 11 19, ये आ गया 19 हो गया ना। तो यहाँ से देखो ये आ गई 19 पॉइंट, कितनी 19.1 मान लो, इसको अप्रोक्स में आंसर निकाल लेंगे। आपको इसका 19% निकाल देना, 19.1 कितना आएगा यहाँ से, चलो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। आपने क्या किया 19 पॉइंट CI की दर निकाल ली 3 साल की, ये ठीक है, जैसे ये निकाली थी, ये तो 6 × 18 से निकल गई थी, लेकिन ये क्या है 6% की दर से कैलकुलेशन होगी इसमें, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको 37,500 का 19.1% निकाल देना है, अप्रोक्स में आंसर निकाल लेंगे अपने। इसका मतलब इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे आ गया, ये 2 0 इससे कट गई। अब इसको 100 इसको गुणा करना है, इसको क्या करना है गुणा करना है, तो 375 को 191 से गुणा करो, तो 1 1 5 5 7 3, ये आ गया 45, 63 और 4 67, 27 और 6 33, और ये कितना आ गया 375। तो यहाँ से आ गया 5 12 12 और 3 15 और 1 16, 7 10 और 1 11, और ये आ गया, ये आगे 1 अंक छोड़ के पॉइंट है 7162.5 आ गया। ठीक है, तो 7162.5 आ गया, इसका क्या आ गया
CI आ गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसको अप्रोक्स में आप कितना लिख सकते हो, 7163 लिख सकते हो। क्या आपने ऑप्शन है क्या यहाँ पे दिए हुए, देखते हैं अपने पास ऑप्शन है क्या, नहीं है क्या ऑप्शन, इसको अपने 7163 मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको। जैसे ये होता कि 10% की दर है और 3 साल है, और ये 10% की दर से आपको 3 साल के लिए जो यहाँ से मूलधन निकालेंगे उसको आपको करना है। तो आपको वो चीज़ नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ही निकालना हो ऐसा ही परसेंट, तो आपको 10 दिया 30% हो जाता है। अगर आपको 10% की दर से ये निकालना हो तो आप क्या करोगे, 10% की दर से निकलेगा बच्चों, 2 साल के लिए लगाओ 10%, 10%, तो 10 और 10 20 है ना। तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 100 का भाग देना 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 21% है ना। और एक 10% का और लगा दो, तो 3 साल के लिए 33.1% आता है इसका। कितना, CI की दर देखो, इसमें 30% आ रहा है, इसमें 33.1 आ रहा है। तो जब भी आपको यहाँ से निकालना हो, तो अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, इसकी निकालनी है, तो इसकी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है SI ब्याज दिया हुआ है रुपये में, 9000 रुपये दिया हुआ है, 900 रुपये दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से 900 वैल्यू है किसकी, 30% की, आपको क्या चाहिए 33.1 की चाहिए, तो 33.1 का गुणा कर दो, तो ये CI आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 30 कट गया, इसको गुणा करो, 3 3 3 9 और 3 3 9, तो ये आ गया 993 रुपये। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो आज के लिए आपका टेस्ट करवाया मैंने, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ही बताए हैं। तो आज के लिए ठीक है बच्चों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट में नया मॉक टेस्ट लेके आएंगे, और आप तैयारी करते रहिए ऐसे ही, और खूब जोरों शोरों से तैयारी करते रहिए। और आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है कि सर ये डाउट है हमें, कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को यहाँ पे भेज सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।